ठीक है, जब आपने गाड़ी चलाना सीखी थी तो एक ही गाड़ी चला सकते हैं या उस तरह की सारी गाड़ियाँ चला सकते हैं? ठीक है, तो सीखा हमने एक पे होता है, लेकिन उस प्रोसेस को, लर्निंग को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इसको भी मैं चलाऊंगा तो ऐसी ही चलेगी, वही सारे फॉर्मूले यहाँ भी अप्लाई हो रहे होंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, बहरहाल, सो डिस्टोर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन, ईजी एग्जाम्पल्स। मैं लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, ये क्या है? जनरलाइजेशन है। ठीक है ना, मैं तो बदल ही नहीं सकता सर। मेरे पास लोग आते हैं, सर मैं तो जैसा हूँ हमेशा से वैसी हूँ, मैं तो बदल ही नहीं सकता। मैंने कहा आप जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं, बदल नहीं सकते? कह रहे नहीं। मैंने कहा अब तो बचपन में तो आप पैम्पर पहनते होंगे, तो आज भी पैम्पर ही पहन के होंगे। ठीक है, यानी इंसान बदलता है ना वक्त के साथ साथ, नई चीज़ें सीखता है। तो इस तरह के, लेकिन ये अजीब सी बात है ना कि हम इस तरह के अजीब से बिलीव बना लें अपने बारे में, लेकिन ये काम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई अक्सर लोग कहते हैं मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ पानी भी नहीं पी पाते अपनी मर्ज़ी से, आप कपड़े भी नहीं पहन पाते। ठीक है, तो हर रोज़ इंसान हज़ारों डिसीजन ले रहा होता है रोज़ाना की बुनियाद पे। मेरा हाथ यहाँ है, यहाँ से यहाँ करूँ, ये भी एक डिसीजन है। क्या ख्याल है? मैं भी इधर खड़ा हूँ, मैं इधर आ जाऊँ, ये भी एक क्या है? कुछ छोटे डिसीजन होते हैं, कुछ बड़े डिसीजन होते हैं। तो होता है क्या है कि इंसान रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों डिसीजन ले रहा होता है, 2-4 में फंस रहा होता है, 2-4 में फंस रहा होता है। उसकी बेस पे ये बिलीव बना लेता है कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। आप समझ रहे? ठीक है, या बहुत सारे काम कर रहा होता है, लाइफ में बड़े परफेक्टली कर रहा होता है, 2-4 कामों में फंस रहा होता है, उसकी बेस पे बिलीव बना लेता है कि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। तो कोई जब कोई ऐसी बात करता है, मैं कहता हूँ पानी भी नहीं पी पाते, पानी पी रहे होते गिर जाते हैं पानी नीचे सारा। ठीक है, या खाना खा रहे होते तो प्लेट टूट जाती है, क्या होता है? ठीक है, बट इस तरह हम कर रहे होते हैं। बहरहाल, सो डिस्टोर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन से सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और इसके पीछे कुछ मज़ीद अनासर होते हैं। उसकी मैं मज़ीद तफसील में नहीं जा रहा, बस सरसरी तौर पर आपके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मेरे बिलीव्स क्या हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, किसी वजह से मेरा ये बिलीव बन गया कि ये मेरे दुश्मन है। ठीक है, किसी वजह से मेरा ये बिलीव बन गया कि डॉक्टर साहब क्या है, मेरे दुश्मन है। तो अगर ये मेरा ख्याल करके बड़े खलास के साथ मुझे पानी भी ला के देंगे तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? है ना, पानी में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है भाई। आप समझ रहे हैं? हालांकि रियलिटी हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मैं अपनी सोच, उस बिलीफ की बेस पे चीज़ों को डिस्टोर्ट कर रहा हूँ। ये डिस्टोर्शन की एग्जाम्पल है ना, मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ठीक है, मेरी लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका भी इम्पैक्ट होता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल, एक जुमला है कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया है, और एक जुमला है कि मैंने मोबाइल फ़ोन खो दिया है। इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? क्या फ़र्क है अगर है तो? एक जुमला है कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया है, और एक जुमला है कि मैंने मोबाइल फ़ोन खो दिया है। क्या फ़र्क है दोनों में जी? हाँ, एक में हम जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं? मोबाइल पे डाल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन खो गया, अच्छा जिसको गर्मी लग रही थी वो एसी वाले कमरे में चला गया उठ के। ठीक है, सही है, मैंने रख के भूल गया हो ना। ठीक है, तो ओनरशिप नहीं ले रहे। ठीक है, फजर की नमाज मिस हो गई। क्या हुआ? फजर की नमाज मिस हो गई। कैसे मिस हो गई? मतलब सूरज ने कहा भाई को सरप्राइज़ देता हूँ आज, ठीक है, मैं 10 मिनट पहले निकल आता हूँ। कैसे मिस हो गई? भाई मैंने मिस कर दी ना। लेकिन अगेन उसका ताल्लुक किस चीज़ से? ठीक है, तो हम लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल करें कम्युनिकेट करने के लिए। एक जुमला है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और दूसरा कहने का अंदाज़ ये है कि क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इन दोनों जुमलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेंटालिटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो इंसान लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी असर होता है। प्लस इंसान की वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ से मुराद आसान अल्फाज में इंसान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इक़दार क्या है। ठीक है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए सुकून इंपॉर्टेंट है, देयर सो मैनी थिंग्स ना। तो अगर मैं इस एनवायरनमेंट में बैठा हूँ और मेरे लिए लेट्स से सीखना इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा? लर्निंग पे होगा। बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, डिलीट करूँगा मिसाल के तौर पे। लेकिन मेरा फोकस अगर खाने पे, यार खाना है नहीं है टाइम हुआ नहीं हुआ, समझ रहे? तो इंसान के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उसी हिसाब से चीज़ों को फ़िल्टर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, टाइम की ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि कुछ लोग टाइम को एज एन एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, कुछ लोग टाइम को एज एन एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। यानी कि होता है ना कि काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको वक्त का एहसास नहीं रहता। ऐसा होता है या नहीं होता कि आप काम में इतने ज़्यादा इंगेज हो गए, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपको ख्याल नहीं रहा कि वक्त कब से
लेकिन कुछ लोग होते हैं वो टाइम को लिटरली ले रहे होते हैं। लिटरली का क्या मतलब है कि मिनट्स और सेकंड का एक एक हिसाब होता है उनके पास, कितने मिनट गुजर गए हैं, इतने रह गए हैं, ये करना है वो करना है, जिनको हम जनरली बहुत ऑर्गेनाइज कहते हैं। सही है। तो ये रवैये भी होते हैं। और जो वेस्टर्न ममालिक हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ये वाला रवैया ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे टाइम को आप किस तरह लेते हैं, मिनट्स और सेकंड के हिसाब से लेते हैं। जबकि जो मिडिल ईस्ट है या पाकिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अभी भी टाइम को एज एन एक्सपीरियंस लेते हैं। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो अगर आप मिनट्स और सेकंड के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, अपने आप को कोस रहे हैं, तो अपने आप को ना कोसें, उनका तरीका गलत है, आपका नेचुरल है। ठीक है। यानी कि जितनी टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप माशाल्लाह से पाकिस्तान में हो रही है ना, वो सब इंसान को वो चीज़ें सिखा रही है जिससे आपकी नफसियाती सेहत बर्बाद होने का पूरा अंदेशा है। एक इंसान को रोबोट बना दो, बस 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 15 मिनट का स्लॉट बनाओ। टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट यहीं से होती है कि आपने क्या करना है, 7 से 7:30 का एक स्लॉट बनाए, 7:30 से 8 का एक स्लॉट बनाए, 8 से 8:30 का एक स्लॉट बनाए। ऐसा होता है या नहीं होता? और भर ले कामों से, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? सरमाएदार को फ़ायदा उसमें, इसलिए। ठीक है। लेकिन जब इंसान कॉन्शियस लिविंग करता है, शऊरी तौर पर ज़िंदगी गुजारता है, तो एक रेस, उसको पता चलता है मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मुझे जल्दी ही नहीं है। जल्दी किस बात की भाई? अभी भी आप छोटे शहरों या गांव में चले जाएं, आपको ज़िंदगी फास्ट नज़र आती है, स्लो नज़र आती है? क्यों? यानी कोई ना कोई तो वजह है ना उसकी। सही है। मैंने ज़्यादातर हिस्सा कराची में गुजारा ज़िंदगी का, फिर मैं बाहर भी रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली 4 साल पहले इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। तो मैंने ये नोट किया है कि जैसे कराची में अगर आप शाहराह फैसल पे ड्राइव कर रहे हैं ना, जगह जैसी खाली मिलते हैं, फ़ौरन बंदा क्या करता है, भगाता है, गाड़ी गुजारता है। लेकिन मैं इस्लामाबाद में अगर हूँ, एक्सप्रेस वे पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो रोड खाली भी है, फिर भी अक्सर लोग स्लो चला रहे होते हैं। शुरू में बड़ी मुझे बेचैनी होती थी, क्या चक्कर है भाई, रोड खाली है तो भगाओ ना क्योंकि कराची वाली प्रोग्रामिंग हुई थी। ठीक है। या अगर कराची में मैं बेकरी जा रहा हूँ सामान लेने, तो शायद 15 मिनट में 5 मिनट में बाहर आ जाऊँ। लेकिन इस्लामाबाद जा रहा हूँ बेकरी में सामान लेने, तो शायद मुझे 10-15 मिनट लग जाए। मैं समझा पा रहा हूँ आपकी बात? तो वहाँ पे ज़िंदगी स्लो है, यहाँ पे फास्ट है। अच्छा, आप किसी गांव में चले जाएँ, वहाँ पे और भी ज़्यादा स्लो है। वो तो आराम से सुकून से बैठे हुए डिस्कशन हो रही है। तो इसमें हेल्दी तरीका कौन सा ज़िंदगी गुजारने का? ये फास्ट वाला या स्लो वाला? स्लो वाला। जितनी ट्रेडिशंस हैं, यानी कि आपके ख्याल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इस तरह नहीं गुजारते थे, टाइम देख के, चलो भाई क्या टाइम हो रहा है, 7 बजे, चलो भाई 10 स्टार्ट, 7:30 तो ख़त्म करना, जल्दी। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, डिसिप्लिन। ऐसा कुछ भी नहीं होता था। आप सोचें ना, उस ज़माने में तो घड़ी नहीं थी ना, ये वाली मैकेनिकल क्लॉक तो थी नहीं ना उस ज़माने में। तो आप मीटिंग का टाइम कैसे सेट करते होंगे? आप फर्स्ट कर लें कि आप 1000 साल पहले या 1400 साल पहले रह रहे हैं, मीटिंग का टाइम कैसे सेट होगा? बताएं मुझे। अब पहले मेरे सवाल का जवाब दें, मैं बाकी बातें बाद में। आप 1000 साल पहले रह रहे हैं, आपने मीटिंग का अपॉइंटमेंट सेट करना है, कैसे करेंगे? ठीक है। तो उसके बहुत सारे होते हैं, कॉमन कोई टाइम होंगे ना कि यार ज़ोहर की नमाज जब होगी उसके बाद बैठ जाएंगे, क्या ख्याल है? अच्छा, उसमें क्या प्रिसीजन होगी? जैसे होता है कि 3 बजे मीटिंग होगी, 3 बजे ही होगी? नहीं ना। यानी होता है कि रेंज है, एक रेंज आगे होता है, 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट की रेंज हो, क्या ख्याल है? तो उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होगा कि अरे यार 2 मिनट रह गए मीटिंग में, अबे यार 1 मिनट रह गया, अबे यार 15 मिनट रह गए, भागो भागो भागो। ऐसा नहीं होता था। अभी भी जो कल्चर्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुतासर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको ऐसा लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। ठीक है। खैर ये डिफरेंट डिबेट है, लेकिन आपको पॉइंट ये समझा रहा था मैं कि टाइम के वजह से आपको 2 अलग अलग रवैये मिलते हैं। कुछ लोग सेकंड्स और मिनट्स के हिसाब से चल रहे होते हैं, और कुछ लोग उसको एज एन एक्सपीरियंस लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। तो एक है जिसमें क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है कि आप एक काम का हक़ अदा करें, पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, अपने दिल, दिमाग, विजदान को लगा के जब तक वो काम सही से मुतमईन होकर कर ना लें, उस काम को ख़त्म। और दूसरा ये है कि नहीं, आधा घंटा हो गया ना, बस ख़त्म करना है इसको। आप समझ रहे हैं? ये 2 अलग अलग रवैये हैं। अब मैं सही है गलत है, मैं इस पर बहस अभी फिर ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। ठीक है। ज़रा आज हम आज के दौर की एक नई रियलिटी है, और रियलिटी के हिसाब से हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप देख सकते हैं कि स्वीट स्पॉट क्या है। व्हाट इज़ द स्वीट स्पॉट? कि जहाँ ना आप रश में हो और ना बहुत इस तरह हो कि आपको फंक्शन करना मुश्किल हो जाए सोसाइटी में। दोनों चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं। बट उसूली तौर पे याद रखें कि ज़िंदगी को स्लो डाउन करना मकसद है, तेज़ करना मकसद नहीं है।
ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के जितने उसूल हैं उन सब का मेजर आउटकम ये नहीं है कि अपने शेड्यूल को एक्टिविटीज़ से भर लें। टाइम मैनेजमेंट का असल मकसद ये है कि अपने शेड्यूल को खाली कर लें ताकि आपके पास गौर व फिक्र तदब्बुर का टाइम बचे, अल्लाह से ताल्लुक़ का टाइम बचे। लेकिन क्योंकि हम कैपिटलिज्म का शिकार हैं तो सरमायादार को नुकसान होता है अगर आपके फ़ी मिनट प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसका मुनाफा कम होगा, उसकी कॉस्ट ऊपर चले जाएगी। इसलिए उन्होंने सोसाइटी को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि हर बंदे को प्रोडक्टिविटी की रेस में लगा के रखो। मैं आपको समझा पा रहा हूँ? तो अभी आप थोड़ी देर पहले बात करते रहे, प्रेशर में है, स्ट्रेस में है, जल्दी जल्दी ये करना है वो करना है, उसके पीछे ये अवामिल हैं। जब तक इनको हम समझेंगे नहीं एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पाएंगे। बहरहाल सो टाइम ओरिएंटेशन, हमने डिसीजन लिए बहुत सारे लिए हुए होते हैं, शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे, और इस तरह के बहुत सारे और भी अवामिल हैं। उसकी बुनियाद पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही होती है, यानी कि बाहर की दुनिया को मैं अंदरूनी दुनिया में किस तरह से देख रहा हूँ। ठीक है। सो कहा यह जाता है कि 16 मिलियन बिट्स हैं, कोई कहता है 12 मिलियन बिट्स हैं, ऐसे मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। 16 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकेंड इंसान के माइंड में आ रही है, हर सेकेंड में। और शऊरी तौर पे उसका एक बहुत छोटा हिस्सा 24 to 32 बिट्स का नंबर आता है, यानी कि 0.001% भी नहीं शायद। इतनी इन्फॉर्मेशन हम शऊरी तौर पे देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो रियलिटी है मैं हकीकत में वैसे ही अपने दिमाग में उसको देख रहा हूँ या बड़ा फ़र्क होगा उसमें? फिर क्या ख्याल है आपका? यानी कि बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन आ रही है, मिलियंस ऑफ बिट्स इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैं उसके बहुत छोटे से हिस्से को फोकस कर पा रहा हूँ जो 1% भी नहीं है बल्कि 0.001% है। तो आपके ख्याल में रियलिटी और रियलिटी के बारे में मेरा जो नुक्ता नज़र है वो दोनों सेम होंगे? ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना। यही वजह है कि एक ही सिचुएशन में एक इंसान का रवैया कुछ और होता है, दूसरे इंसान का रवैया कुछ और होता है, क्योंकि मैं किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, उसको किसी और तरह से कुछ और माना दे रहा हूँ, मेरी वैल्यूज़ कुछ और है, मेरी बिलीव्स कुछ और है, और वो इंसान उसी सिचुएशन में उस चीज़ को किसी और तरह से देख रहे हैं, किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारी ख्वाहिश है ना कि इंसानों में हर इंसान एक जैसा हो जाए और सबकी सोच एक जैसी हो जाए, ये टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं, सही है ना। तो हमें कॉमन ग्राउंड और सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये स्लाइड मैं आपको सही से समझा पाया। एक और चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, जो आपकी स्टेट को इम्पैक्ट कर रही होती है, चाहे तो अपने पास नोट कर लें, वो है स्पिरिचुअलिटी, कि रूहानी तौर पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर मेरे अल्लाह से ताल्लुक़ कमज़ोर है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में मकसद हयात से मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, तो क्या इंसान सुकून की कैफियत में रह पाएगा? नहीं ना। तो अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन भी मेरा वीक है तब भी मेरी स्टेट उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार हूँ मिसाल के तौर पे, तो हो सकता है मेरे रूहानी एस्पेक्ट पे भी फ़र्क आए, मेरी इबादत कम होने लगे, एंड सो ऑन। तो इसलिए सारी चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना ज़रूरी है। सो अगेन जस्ट टू समराइज़, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन आ रही है थ्रू 5 सेंसेस, फिर हम डिस्टोर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। उसके नतीजे में हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो रही है, यानी बाहर की दुनिया को अंदरूनी दुनिया में हम कैसे देख रहे हैं, और उसकी बेस पे हमारी कैफियत, मूड, स्टेट, जो नाम देना चाहे वो डेवलप हो रही है। और जैसा स्टेट है वैसे बिहेवियर्स, जैसे बिहेवियर्स वैसे रिजल्ट्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में नताइज मेरे बेहतर हों, तो मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ना। मेरी स्पिरिचुअल डायमेंशन भी ठीक हो, जिस्मानी तौर पे भी मैं अपने आप को ठीक रखा हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक हो, ठीक है। फिर मेरे बिलीव्स कैसे हैं, मैंने कोई बिलावजह की गलत जनरलाइजेशन, डिस्टोर्शन, डिलीशंस तो नहीं की हुई। आप सोचें ना, यही पाकिस्तान है और यहीं से लाखों लोग शायद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। क्या ख्याल है, कहाँ जाना चाहते हैं पाकिस्तान से निकल के? अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह वगैरह। और यूरोप, कनाडा, अमेरिका की बहुत सारी, इवन ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान मूव हो रही हैं या होना चाहती हैं बेहतर ज़िंदगी के लिए। पर्सनली मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ। तो वही इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर की दुनिया ये तय नहीं करती कि आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, अंदरूनी दुनिया तय करती है। अगर आप खाली इस आज के सेशन से इतनी बात भी समझ के चले जाए, लेके चले जाए, तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बाहर की दुनिया ये तय नहीं करती कि आप कैसा महसूस करेंगे या क्या करेंगे, ये आपकी अंदरूनी दुनिया तय करती है। सही है। यानी कि आपने देखा होगा कि बारिश हो रही होती है तो कुछ लोग साइड में परेशान होकर खड़े होते हैं, और उसी बारिश में कुछ लोग अपनी शलवार में हवा भर के इसको ट्यूब बना के तैर रहे होते हैं।
ऐसा होता है या नहीं होता? अब बाहर की दुनिया तो दोनों के लिए सेम है ना, मेरे लिए भी सेम है, उस इंसान के लिए भी सेम है, तो फिर हमारे रवैयों में फ़र्क किस वजह से आ रहा है? हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया की वजह से, कि उस पूरी सिचुएशन को मैं कैसे परसीव कर रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? और उसका ताल्लुक उन तमाम अवामिल से जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं साइकी के और दीगर चीज़ें, ठीक है। सो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अक्सर औक़ात इंसान का मसला उसके अंदरूनी दुनिया का होता है, लेकिन वो समझ क्या होता है कि मसला कहाँ पे है? बाहर की दुनिया में, और उसके ऊपर फिर वो करेक्टिव एक्शन लेता नहीं है, ठीक है। दूसरा मसला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप का। अब मैं थोड़ी सख्त बातें करूँ, कंट्रोवर्शियल बातें करूँ, सख्त तो नहीं कहना चाहिए, कंट्रोवर्शियल बातें करूँ, तो हम विक्टर और विक्टिम मेंटालिटी की बात कर रहे थे ना। तो एक है कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया, और एक है कि मैंने मोबाइल फ़ोन खो दिया। एक है फजर की नमाज मिस हो गई, और दूसरा क्या है, मैंने फजर की नमाज मिस कर दी। एक यह है कि मेरा शौहर मुझे मारता है, दूसरा क्या है कि मैं शौहर से मार खाती हूँ। दैट्स अ चॉइस। इस पर ना बात ख़वातीन नाराज़ हो जाती है मुझसे जब मैं बात करता हूँ, कह रहे क्या मतलब मजबूरी है, क्या करे, ज़बरदस्ती रहना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, आपको किसी मसलियत के तहत रहना पड़ता है तो चॉइस तो आपकी है ना, फिर भी यू कैन ऑलवेज वॉक अवे। ये तो सिचुएशन किसी मर्द के साथ भी हो सकती है कि एक मर्द कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसका बॉस शदीद ज़ालिम है, क्या ख्याल है? एक मर्द कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, और कहीं पे और नौकरी उसको मिल नहीं रही, तो जब तक वो नौकरी मिल नहीं रही बेचारे को क्या करना पड़ेगा? वहीं पे काम करना पड़ेगा ना। वो खा रहा है बॉस की डांट मार बिला वजह की, लेकिन ये उसकी चॉइस है। ओनरशिप लेना कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी मजबूरी या मसलहत के तहत इस सिचुएशन में रह रहा हूँ, तभी इस वाले से कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर अपने आपको बेख्तियार समझ लेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे इख्तियार में तो कुछ है कोई नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर उसकी सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, बल्कि ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्विकली, टाइम हमारे पास कम है, किसी एक इंसान का नाम लिखें जिसको आप सबसे ज़्यादा कामयाब समझते हैं मौजूदा दौर का, यानी कि ज़िंदा हो, और किस वजह से समझते हैं। सोच लें या लिख लें, ठीक है। एक आपने ये करना है कि मौजूदा दौर का कोई इंसान जो ज़िंदा हो, उसके बारे में जो सोचें जो कामयाब भी है, और उसका रीज़न क्या है, आप क्यों उसको कामयाब समझते हैं। क्विकली हमारे पास इस काम के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान सोचें जो आपको लगता है कामयाब भी है मौजूदा दौर का, और रीज़न भी बताएं क्या है। सोच लिया जी, डन। मैं चाहूँगा रैंडमली कोई बताना चाहे तो बता दें क्विकली, क्या सोचा आपने और क्यों सोचा, कोई नाम बताएं जी। मैंने इमरान खान को सोचा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जी। और बताएं किसको? एलॉन मस्क, किस वजह से? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा क्विकली जी, बताएं। कासिम अली शाह, किस वजह से? ठीक है, ख़वातीन में से अगर कोई बताना चाहे जी, आपकी बात, किस वजह से? ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने किसी और का पूछा था ना, खैर अच्छी बात है, अपने आप को समझते, लेकिन आपने किसी और ने कुछ सोचा तो बताएं। मैं आपसे वजह नहीं पूछ रहा ना मैं, कि आप किस वजह से, मैं कह रहा हूँ वो एक बंदे का नाम जो आपको लगता है कि कामयाब है किसी भी वजह से, और वजह क्या है, बस ये पूछ रहा हूँ, किस वजह से? ठीक है, अच्छा कोई दूसरा सवाल, इसका जवाब मुझे आपसे नहीं चाहिए, बस मुझे इतना बता दें कि आपने जवाब सोचा या नहीं सोचा। किसी दूसरे इंसान में आपको सबसे बुरी आदत या चीज़ या कोई इमोशन क्या लगता है? सबसे बुरा, मुझे जवाब नहीं दीजिएगा प्लीज़, अपने दिमाग में सोचें कि किसी दूसरे इंसान में आपको सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या लगती है। उसकी कोई हरकत हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, ढूंढना सबसे ज़्यादा बुरी, ठीक है, मुझे बताइएगा नहीं, अपने दिमाग में सोचें सबसे ज़्यादा आपको किसी इंसान में सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है। सोच लिया जी, जिसने सोचा प्लीज़ हाथ खड़ा कर लें, सो आई नो कि आप सबने सोच लिया है। सोच लिया जी, ख़वातीन ने, आपने सबने सोच लिया है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इन दोनों सवाल मैंने किसी वजह से पूछे थे, वो है परसेप्शनिस्ट प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो मैं पहली बार भी गलबन ब्रीफली टच किया था मैंने। परसेप्शनिस्ट प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है, ये कार्ल यूंग, एक साइकोलॉजी का बड़ा नाम है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। जो है ये प्रोजेक्टर है ना, यहाँ पे ये लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहा है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ से आ रही है,
प्रोजेक्टर से इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो कहाँ पे, उस स्क्रीन पे, ठीक है। तो जिस तरह से एक प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कर रहा होता है अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, लग रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, एक तरह से इंसान अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरों पे, सूरत हाल पे, जगहों पे, चीज़ों पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मसला वहाँ पे, ठीक है। इंसान अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर दूसरे लोगों पे, जगहों पे, चीज़ों पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है और उसको लग रहा होता है कि मसला वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली मसला कहाँ पे होता है, उसके अंदर होता है। और कंट्रोवर्शियल बात जो शायद आपको सुनने में अच्छी ना लगे बल्कि अजीब सी लगे हो सकता है, वो ये बात कि कार्ल युंग के मुताबिक, उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है शैडो का, वो ये कहता है कि जो चीज़ आपको दूसरों में सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो तो डेफिनेटली प्रोजेक्शन है। जो चीज़ आपको दूसरों में सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो क्या है, वो तो डेफिनेटली क्या है, प्रोजेक्शन। यानी कि आपकी ज़ात का ही वो हिस्सा है लेकिन वो आपने इसको सप्रेस किया हुआ, इग्नोर किया हुआ, आपके शऊर में नहीं है। तो जब भी वो आपको सामने नज़र आती है ना किसी इंसान में, तो फ़ौरन क्या होता है, आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। ये कुदरत का एक तरीका है कि आपकी जिस चीज़ से आप अपनी ज़ात के जिस पहलू से आप मुतारिफ़ नहीं हैं वो बहाने से आपके सामने लेके आती है ताकि उससे अभी तक जो आपने सबक हासिल नहीं किया वो हासिल कर ले और उससे नजात हासिल करें। कुछ दिनों पहले मैं एक पॉडकास्ट पे इनवाइटेड था, तो वहाँ पे भी इस तरह की डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने प्रोजेक्शन का और शैडो का कॉन्सेप्ट बताया उनको। तो जो पॉडकास्ट के होस्ट हैं उन्होंने कहा नहीं ये आप बात गलत कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैंने जो सोचा था वो मेरे अंदर तो नहीं है। अच्छा, उस पॉडकास्ट में 2 होस्ट थे, तो मैंने कहा चलें आप ऑफलाइन मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, यार पॉडकास्ट तो सब सुन रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कहा करें डिस्कस। तो कहने लगे मुझे सबसे ज़्यादा जो दूसरों में चीज़ बुरी लगती है वो क्या है, मेस है। मेस समझते हैं? मतलब कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखना, देखो ख़राब, डिसऑर्गेनाइज्ड, तो मेरे अंदर तो नहीं है। तो जैसे ही उसने ये बात बोली ना, जो दूसरा बंदा था सामने वो हंसना शुरू हो गया क्योंकि उसके साथ ही काम करता था वो, ठीक है। तो हो सकता है किसी एक एस्पेक्ट में आपको मैस अच्छा नहीं लगता होता, आप दूसरे एस्पेक्ट में मैस ना भी करते हो, लेकिन होता किसी और एस्पेक्ट में आप खुद बड़े मैसी हों, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आपकी सोच डिसऑर्गेनाइज्ड हो, आपको काम का तरीका कोई डिसऑर्गेनाइज्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई बंदा कहता है कि मुझे मुनाफकत दूसरों में बहुत बुरी लगती है, तो कोई ये बंदा क्लेम कर सकता है कि हमारे हॉल ऑफ फेल में 100% कोई तादाद नहीं है। होता है हमारे अंदर किसी न किसी लेवल पे कोई मुनाफकत का अंसर शामिल हो, उस पहलू से हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो किसी और के अंदर जब नज़र आता है तब वो चीज़ हाईलाइट होती है। क्योंकि सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए ना, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए, टीचर को खुश करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, स्पाउस को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत का एक हिस्सा मुसलसल दबा रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, और एक वक्त आते हैं इसको हम इतना दबाते हैं कि वो हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, जिसे शैडो कहता है कार्ल युंग। मैं बात आपको समझा पा रहा हूँ? तो अभी आप जब किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में बता रहे थे, इमरान खान है या फलाना है या ढिमकाना है, बेसिकली आप सोचें कि आप उसको बयान कर रहे थे, अपने आप को बयान कर रहे थे? आप उसको बयान कर रहे थे, अपने आप को बयान कर रहे थे? हाँ, एलॉन मस्क की बात कर रहे थे आप, इमरान खान की बात कर रहे थे, और भी लोगों ने दीगर बातें की हैं। तो देखें, आप अपने आप को बयान कर रहे थे क्योंकि आपके नज़दीक वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, अट्रैक्टिव है, अच्छी है, जब भी तो आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या ख्याल है? वरना अगर खाली बात इमरान खान की होती, किसी की भी होती, सब उससे अट्रैक्ट हो रहे होते ना। इसका मतलब ताल्लुक उससे नहीं है। मैं अक्सर आसान एग्जाम्पल लोग आसानी से रिलेट कर पाते हैं कि मिसाल के तौर पे तारिक जमील को, मौलाना तारिक जमील को आपने कभी ना कभी शायद सुना हो किसी, ठीक है, और शायद आपको डॉक्टर सरार का भी मौका मिला, कोई ना कोई क्लिप सोशल मीडिया पे आ ही जाता है। अच्छा, इन दोनों के कंटेंट में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको बात करने के तरीके में? जो मौलाना तारिक जमील का कंटेंट अगर आप देखें, इट्स मोर इमोशनल, जज्बातियत उसमें ज़्यादा नज़र आएगी आपको, इमोशनली इंगेज करते हैं वो ऑडियंस को। जबकि डॉक्टर सरार का क्या है मामला, थोड़ा सा वो लॉजिकल और स्ट्रिक्टनेस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आती है। तो आपके ख्याल में कोई बंदा जज्बाती ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा मुतासर या अट्रैक्ट होगा, तारिक जमील से या डॉक्टर सरार से? तारिक जमील से। आपको समझ में आ रहा है? ताल्लुक तारिक जमील से नहीं है, इसका ताल्लुक है कि मेरे अंदर मैं किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। सो आप किसको अच्छा समझते हैं, किसको बुरा समझते हैं, किससे अट्रैक्ट होते हैं, किससे रिपेल होते हैं, ये आपको अपनी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है।
मैं आपको समझा पा रहा हूँ? ठीक है, तो अपने आप को अगर आपने कुरेदना है ना, तो देखें किस तरह के लोग आपको इंस्पायर करते हैं, किस वजह से करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको अपने बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ अमूमन कि जो सतही तौर पे हम रीज़न कह रहे होते हैं ना कि हम इस वजह से इंस्पायर है किसी बंदे से, अक्सर वो औकात एक्चुअल वो रीज़न नहीं होता, एक्चुअल रीज़न कुछ और होता है। ये बात मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। सो व्हेन वी चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, थिंग्स चेंज। ये आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? ये तस्वीर है, किस चीज़ की है? हाँ जी, औरत है। हाँ, अच्छा, कितने लोग हैं इसमें? खाली किसी को एक चीज़ नज़र आ रही है? अच्छा, एक दो हाथ खड़े हो रहे हैं। कितने लोग हैं इसमें? दो तीन चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, सब किसी को एक नज़र आ रही है, किसी को दो तीन नज़र आ रही है, चीज़ वही है। इसका मतलब क्या है कि देखने के नज़रिए में कोई ना कोई फ़र्क आ रहा है, जिससे चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। ठीक है ना? सो अगर मैं पाकिस्तान के बारे में मेरा जो फोकस है खाली पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स पे है, बुराइयों पे है, और बाकी अच्छाइयों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं पाकिस्तान से निकल के कहाँ जाना चाहूँ? बाहर। स्पेशली अगर मैं बाहर की अच्छाइयों को फोकस कर रहा हूँ, वहाँ की बुराइयों को डिलीट कर रहा हूँ, और वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है इसका। ठीक है, तो अगेन हमारे रवैये इन वजूहात से बन रहे होते हैं। सो वॉट एवर यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम से फोकस करेंगे तो हर जगह प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस से फोकस करेंगे तो हर जगह आपको चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप, मैं अक्सर ये एक्सरसाइज करता हूँ, अभी टाइम की कमी है तो मैं इसलिए कर नहीं रहा, खाली आपको बता रहा हूँ कि मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि आपका उमूमी तौर पे माशरे के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, मुल्क के बारे में, सिचुएशन के बारे में क्या आपका तज्ज़िया है। ठीक है, अगर आपका तज्ज़िया जैसा भी है, अगर उसमें मुस्बित पहलू ज़्यादा है तो आप अपनी ज़ात के बारे में भी उमूमन मुस्बित ही सोचते होंगे, और अगर मनफी पहलू ज़्यादा है तो उमूमन अपनी ज़ात के बारे में भी आपके जो ख़यालात हैं, एहसासात हैं, वो क्या हैं? मनफी हैं। तो एक्चुअली अगर मुझे अपने अंदर बुराइयां नज़र ज़्यादा आती हैं तो मैं बाहर की दुनिया में भी बुराइयां ही ज़्यादा देखूंगा, और वही चीज़ मेरे फोकस का हिस्सा बन जाएंगी। मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये बात? परसेप्शन इज़ प्रोजेक्शन। ठीक है, जो हमारी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वही हमारी बाहर एक्सपोज होती है। प्रोजेक्शन एक्सपोज का वर्ड नहीं मैं कह रहा हूँ, वो हमें लग रहा होता है कि मसला वहाँ पे, यानी फीलिंग थॉट मेरी है, जैसे थे ना ये इखलास से पानी लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो मेरे दुश्मन है, तो मैं अपनी थॉट इनके ऊपर प्रोजेक्ट करूँ, जो पानी लेके आया इसमें जहर होगा। मेरी सोच है, मैं उस पर प्रोजेक्ट करूँ और समझ रहा हूँ मसला कहाँ पे? वहाँ पे, लेकिन एक्चुअल मसला कहाँ पे? मेरी सोच में। मैं समझा पा रहा हूँ ना ये बात आपको प्लीज़? ठीक है, सो अगेन ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो नंबर 1 अपनी ज़िंदगी की ओनरशिप ले। बाद लोग, हम शुरू में ब्लेम वाली बात कर रहे थे ना, तो बाद लोग उस पर ये कहते हैं इसका क्या मतलब, हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर देना शुरू कर दें हम। मैंने कहा नहीं, ब्लेम करना ही क्यों है भाई? ना आप किसी और को ब्लेम करो, ना अपने आप को ब्लेम करो। बात ब्लेम की नहीं हो रही, बात हो रही है ओनरशिप लेने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप आप खुद ले रहे हो या दूसरों को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये ना सिर्फ एक बहुत अच्छा टूल है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बल्कि एक सेल्फ कोचिंग का भी टूल है। तो आप लाइफ में जब भी कोई चीज़ करना चाह रहे हो अचीव, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो इस टूल से आप फ़ायदा उठा के, जो मैं भी आपसे शेयर करूँगा, अपने आप को कोच कर सकते हैं और सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, चाहे तो इसकी तस्वीर ले लें। इट इज़ कॉल्ड लॉजिकल लेवल्स मॉडल, जो हम NLP में बड़ी तफसील से देखते हैं। ठीक है, तो इससे भी होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो सबसे पहले यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हर वक्त इंसान किसी न किसी माहौल में होता है। क्या ख्याल है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ का एक एनवायरनमेंट है। अच्छा, एनवायरनमेंट को क्या चीज़ डिफ़ाइन करती है? मैं किस जगह पे हूँ, किन लोगों के साथ हूँ, किस वक्त हूँ। मेनली ये 2-4 पहलू होते हैं ना एनवायरनमेंट के। हाँ जी, ऐसी है ना, मैं किस जगह पे हूँ,
किन लोगों के साथ हूँ, किस वक्त पे हूँ, ये चीज़ डिफाइन करती है मेरे इन्वायरमेंट को। अच्छा, जिस भी इन्वायरमेंट में हूँ वहाँ पे मेरा कोई ना कोई बिहेवियर होगा। यहाँ पे तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ पे तो सीखने आए हैं, ठीक है। मस्जिद में होंगे तो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ऑफिस में हूँ तो काम कर रहा हूँ, तो ये क्या है, कोई ना कोई बिहेवियर है, राइट। अच्छा, बिहेवियर कोई भी हो, जैसे से मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोई ना कोई सलाहियत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मेरे अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटीज़ या सलाहियत मौजूद होंगी जिसकी बुनियाद पे वो बिहेवियर मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट मेरा मस्जिद है, बिहेवियर मेरा नमाज है, और नमाज़ पढ़ने का तरीका मुझे आता है, कैपेबिलिटी मेरे अंदर है, सलाहियत है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मेरे बिलीव्स या वैल्यूज़ होंगी। क्या ख्याल है? मैं नमाज को इम्पोर्टेंट समझता हूँ जब भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ ना, जब भी मस्जिद में हूँ, वरना मैं मस्जिद में आता ही नहीं, ऐसी है ना। अच्छा, मैं मस्जिद में हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो क्या इसके पीछे मेरी कोई शनाख्त है? क्या शनाख्त है? कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ठीक है। और उसके पीछे क्या है, यहाँ पे विजन लिखा है, बट मोर अबाउट पर्पस उसकी। सो उस आइडेंटिटी के पीछे कोई ना कोई आपका पर्पस भी तो है ना। मैं मुसलमान हूँ तो मेरा कोई मकसद हयात है या नहीं है ना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो एनवायरनमेंट होता है कि वेयर एम आई, मैं किसके साथ हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, बिहेवियर इसके मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग देयर, कैपेबिलिटीज इज हाउ आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जो मैं कर रहा हूँ किस तरह से कर रहा हूँ, किस सलाहियत को इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। वो है मेरी बिलीव्स और वैल्यूज़, ठीक है। और जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी कोई ना कोई शनाख्त है। मिसाल के तौर पर मैं मुसलमान हूँ और उसके पीछे मेरा कोई मकसद हयात है। मिसाल के तौर पर मेरी मकसद हयात क्या है, अल्लाह की बंदगी है। ये बात समझ में आ गई आपको, सारी लेट समझ में आ गई। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, ये अब बंद हो रहा है, इसका चार्जर देख लें, ठीक है। ये सारे लेवल समझ में आ गए आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है क्या है समझने की, दो तीन बातें जो मैं आपको समझाना चाहता कि अगर नीचे वाले लेवल्स में तब्दीली आए तो ये मुमकिन है कि ऊपर वाले लेवल्स में भी तब्दीली आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीचे वाले लेवल जो आपको नीचे शो हो रहे हैं, इनमें अगर किसी वजह से कोई तब्दीली आ जाए, मिसाल के तौर पे मेरा एनवायरनमेंट तब्दील हो जाए, तो ये मुमकिन है कि मेरे अंदर कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन ये गारंटीड या ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कराची में रहता है और वो बाकायदगी से नमाज़ नहीं पढ़ता। फ़र्ज़ करें कि उसका तबादला हो जाए मक्का मदीना में और हरम के पास जाके रहना शुरू कर दे, तो ये मुमकिन है कि वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन क्या ये चीज़ गारंटीड है कि शुरू कर देगा? गारंटीड नहीं है। बहुत से लोग हैं मक्का मदीना में रहते हुए भी हज उम्रा नहीं करते, उन्होंने 15-20 साल 25 साल रहे, और होता है सर, राइट। सो बात क्या हो रही है कि नीचे अगर लेवल पे कोई तब्दीली आएगी तो ये चांस तो है कि ऊपर भी तब्दीली आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि अगर ऊपर वाले किसी भी लेवल में तब्दीली आ जाए तो नीचे वाले लेवल्स में तब्दीली आना गारंटीड है, ठीक है। ऊपर वाले लेवल में अगर किसी में भी तब्दीली आ जाए तो नीचे वाले लेवल्स में तब्दीली आना गारंटीड है, मुमकिन ही नहीं कि तब्दीली ना है। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे की आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, शनाख्त की, तो वो हिंदू है, तो वो मंदिर जा रहा है इबादत करने। अच्छा, उसकी आइडेंटिटी है, उसका पर्पस चेंज हो जाए, वो क्या है, मैं आज से मुसलमान हूँ, तो क्या वो मंदिर जाएगा? कहाँ जाएगा? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो कहे कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं जो है मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी इबादत अभी भी मंदिर जाके करूँगा? पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। तो ऊपर वाले लेवल्स में जब भी तब्दीली आएगी, उससे नीचे जितने लेवल्स हैं वहाँ पे तब्दीली आना गारंटीड है। मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये बात? नहीं, मैंने मिसाल दी ना कि अगर मेरा एनवायरनमेंट है पाकिस्तान, कराची में मैं रह रहा हूँ, किसी वजह से एनवायरनमेंट तब्दील हो गया, मैं सऊदी अरब चला गया, मक्का मदीना में जाके रहना शुरू हो गया, तो यहाँ नमाज नहीं पढ़ा, शायद वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर दूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, होता वहाँ रहते हुए भी ना पढ़ूँ, दोनों चीज़ें मुमकिन है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा क्या है कि मैं हिंदू हूँ या ईसाई हूँ, तो एक ख़ास तरीके से इबादत कर रहा होगा ख़ास जगह एनवायरनमेंट में जाके, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आइडेंटिटी या अपना पर्पस चेंज किया, उसने कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो क्या है, मुमकिन है कि अभी भी वो चर्च में या मंदिर जाके इबादत करेगा? अब वो मस्जिद जाएगा ना, तो नीचे फिर तब्दीली आना मैंडेटरी है, सही है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर ये बात समझाना मेरे लिए बड़ा आसान है कि जैसी आपकी आइडेंटिटी होती है वैसी इंसान का बिहेवियर होता है। जैसी इंसान की आइडेंटिटीज़ होती है इंसान का, वैसी क्या होता है? अगर मैं, अच्छा, आइडेंटिटी से मुराद खाली मुसलमान नहीं है,
अगर मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं लेट लतीफ़ हूँ, ठीक है, लेट लतीफ़ समझते हैं ना आप सब, तो अगर उसकी आइडेंटिटी ये है, लाशोरी तौर पे उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं लेट लतीफ़ हूँ, तो वो दुनिया भर की टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी कर ले, जब तक इस आइडेंटिटी से जान नहीं छुड़ाएगा उसका मसला। मैं बात समझा पा रहा हूँ आपको? सही है। अगर किसी के दिमाग में ये है कि जी मैं तो निकम्मा इंसान हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, तो जब तक उस आइडेंटिटी से जान नहीं छुड़ाएगा वो सही से खुल के अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने आप को भी हम इस तरह की बहुत सारी लिमिटिंग या गलत आइडेंटिटीज़ दे रहे होते हैं। इवन अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, बच्चों तक को हम गलत आइडेंटिटीज़ दे रहे होते हैं, यार तुम तो निकम्मे हो, तुम तो शरारती हो, तुम तो फलाना हो, शैतान हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं। अब अगर हमने बार बार ये चीज़ बोली और उस बच्चे ने लाशऊरी तौर पर उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो सोचे क्या होगा? सही है ना? यानी कि जब भी आपका बच्चा स्कूल गया और वो उसके 60 नंबर है, आपने कहा तुम तो फजूल इंसान हो, तुम तो नालायक हो, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अब क्या होगा? वो अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको, आइडेंटिटी को, तो बड़ा होकर इस बंदे की आपको क्या लगता है ज़िंदगी कैसे होगी? सही से खुल के खेल खाएगा अपने पोटेंशियल पे या हमेशा डाउट में पड़ा रहेगा? मैं समझा पा रहा हूँ ना? तो ये मैं किसी और थर्ड बंदे की बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके साथ इस तरह हुआ होगा किसी न किसी एस्पेक्ट के हवाले से ना। तो इसलिए प्लीज़ देखें कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है, अपने आप को आप क्या बोलते हैं, आपकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं। तो उससे दूसरी बात क्या पता चली कि अगर आप अपने बिहेवियर्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा? ऊपर वाले लेवल्स पे काम करना पड़ेगा ना। ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? मकसद लिखा हुआ है ना, पर्पस, ठीक है। एक इंसान का मकसद शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे उसने ये बनाया हुआ है कि दुनिया का मुझे पैसा, ताकत, दौलत जो है वो जमा करनी है, ठीक है। और दूसरे इंसान का जो मकसद है वो है कि मुझे तो अल्लाह की बंदगी करनी है और मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए।